हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल प्रीचर्स। हम लोग आज इस सेशन में G7 के प्रमुख उद्देश्य और कार्य पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने आपके लिए डायग्राम बनाया है। यह डायग्राम आपको सही और स्पष्ट दिखाई पड़े, इसके लिए मोबाइल को आप रोटेट कर लेंगे ऐसे और हल्का सा आप जूम कर लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट जो हमने डायग्राम बनाया है वो आपको ये दिखाई पड़ता रहेगा। मित्रों, इसके पहले जो सेशन था उसमें हमने G7 के ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग इसके उद्देश्य और कार्य पद्धति कैसे वह कार्य करती है इसके बारे में हम विचार करना जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि इसके जो उद्देश्य हमने इधर लिख दिया है। इसके जो इसमें प्रतिभाग करने वाले राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या जो सदस्य होते हैं उनके बारे में हमने इधर लिख दिया है। इसका मुख्यालय कहाँ होता है कि नहीं होता है, इसकी बैठकें कैसे होती हैं, सब को हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आपको देखिए बैठक। इसकी जो बैठक होती है वो प्रति वर्ष होती है। 2 से 3 दिन की इसकी बैठक होती है, या 2 दिवसीय या 3 दिवसीय, जैसा वो सेट हो इसी क्रम में इसकी बैठक होती है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये पूरा जो इसका उद्देश्य रखा गया वो वैश्विक स्तर पर तमाम समस्याओं का समाधान करना। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। वैश्विक आर्थिक संकट के समाधान पर विचार करना। जो आर्थिक समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो आर्थिक समस्याएं हैं, इस मंच पर उन विषयों में विचार किया जाता है। उनसे समस्याओं का कैसे समाधान किया जाएगा उन पर विचार किया जाता है। स्वतंत्रता, कैसे लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाए। मानवाधिकारों की रक्षा, कैसे मानव के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए। लोकतंत्र को बढ़ावा, ये जो तमाम, चाहे वह राजतंत्र हो, चाहे वह सैनिक तंत्र हो, चाहे वह तानाशाही हो, पूरे विश्व से इन तंत्रों को हटाना और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए, उनको फोकस किया जाए, उनको और आगे ले जाया जाए, जिससे लोगों को महत्व मिले, लोगों के अनुसार शासन प्रशासन चले। तो इस मंच पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है। कानून का शासन, इसमें कानून का शासन हो, किसी व्यक्ति विशेष का शासन ना हो, वहाँ के द्वारा चुनी गई जनता द्वारा वहाँ पर शासन स्थापित हो और वह शासन व्यवस्था लोगों के मन के अनुसार हो, इसलिए कानून का शासन होना चाहिए। यही यह मंच, ये इस मंच के माध्यम से ये व्यवस्था बने। समृद्धि, पूरे विश्व की समृद्धि, पूरे विश्व में विकास और सतत विकास, क्रमिक विकास, सस्टेन डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो भविष्य को देखते हुए विकास किया जाए। ऐसा भी विकास ना हो कि हम भविष्य को ना देखें और वर्तमान को देखें। तो वर्तमान में जो विकास हो भविष्य को देखते हुए, सतत सस्टेन डेवलपमेंट, जो हमारा विकास हो और भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, ऐसा विकास हो। अर्थात निर्वहनीय विकास हो, रहने लायक विकास हो। ऐसा ना हो कि हम तमाम पेड़ पौधों को काटते चले जाएं और हमारे यहाँ ये वायुमंडल की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाए। तो हमको अगर पेड़ पौधे हम काट रहे हैं तो हमको लगाना भी चाहिए। तो हमारा जो सस्टेन डेवलपमेंट, निर्वहनीय विकास होना चाहिए। तो सतत विकास, समृद्धि, ये सस्टेन डेवलपमेंट के तरह से होना चाहिए। ऊर्जा नीति, ऊर्जा नीति पर चर्चा होती है। हमारी ऊर्जा पॉलिसी कैसी हो, हमारी एनर्जी पॉलिसी कैसी हो, उसमें हम सॉफ्ट ईंधन अर्थात हम स्वच्छ ग्रीन एनर्जी पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम प्रदूषण पैदा हो रहा है, ये सभी मुद्दे इतने विकराल, आने वाले समय में इतने संकट पैदा करने वाले हैं कि इन पर अगर विचार नहीं किया जाएगा तो आने वाला जो हमारा वैश्विक ये समस्याएं हैं वो इतनी विकराल हो जाएंगी कि यहाँ पर जीवन कठिन हो जाएगा, मानव जीवन पृथ्वी पर कठिन हो जाएगा। इसलिए इन बिंदुओं पर विचार बहुत जरूरी है। जो ये संस्था अपने उद्देश्यों में उसको शामिल रखे हुए है। HIV, एड्स, वैश्विक महामारी आप लोगों ने देखा है अभी 2019-20 में आपने देखा है, ये कोरोना
कोरोना क्या वैश्विक महामारी थी। अगर इस पर वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो तमाम प्रोटोकॉल बनाए गए थे, जो तमाम सुरक्षा के उपाय बनाए गए, जो तमाम इंजेक्शन का निर्माण किया गया था, इन सब चीज़ों का अगर ये वैज्ञानिकों ने इजाद ना किया होता तो कितने करोड़ लोग मर जाते, इसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कितने लोग मरें वो भी एग्जैक्ट किसी के पास उसका कोई ये क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो ये इन्हीं बिंदुओं की ये मंच हमेशा चर्चा करता है। वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सारे बिंदु इस संस्था के माध्यम से अनौपचारिक तरीके से ये संस्था इन विषयों पर विचार करती है, इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि ये जो सम्मेलन इसका होता है, हमने कहा प्रतिबद्ध सम्मेलन इसका होता है, तो ये प्रतिबद्ध सम्मेलन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जान लें, इसमें नंबर 1 पर राष्ट्राध्यक्ष जो 7 देश हैं या आमंत्रित देश हैं या आतिथ्य देश हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सबके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ही शामिल होते हैं इसमें। तो देखिए नंबर 1 राष्ट्राध्यक्ष, इन 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। नंबर 2 पर वित्त मंत्री और नंबर 3 पर उस देश का जो प्रधान बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसका मुखिया इसमें शामिल होते हैं। इसके सदस्य में 3 प्रकार के इसके सदस्य होते हैं। इन तीनों सदस्यों में जो 3 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य जनरल मेंबर, एक आमंत्रित सदस्य और एक आतिथ्य सदस्य। आतिथ्य सदस्य ये 3 प्रकार के इसके सदस्य होते हैं। तो नंबर 1 पर आमंत्रित सदस्य। आमंत्रित सदस्य इसमें जो नामित किए जाते हैं वो मेजबान जिस देश में इसकी बैठक बुलाई जाती है, जिस देश में इसकी जो बैठकें होती हैं, इसका वो जो 7 मेंबर हैं, इन्हीं 7 देशों में बारी बारी से क्रम के अनुसार वो बारी बारी से इन देशों में बैठक होती है। तो जो मेजबान देश होता है वही मेजबान देश सर्वसम्मत से जिन अन्य देशों को आमंत्रित करना होता है वही देश आमंत्रित करता है। आतिथ्य देश ये भी वही मेजबान देश इन सभी 7 देशों से समझौता करके 7 सर्वसम्मत से आतिथ्य सदस्य को, आतिथ्य देश को उसमें आमंत्रित करते हैं। अब आता है जो मेन फीचर है वो सदस्य देश। इसके हमने आपको बताया था कि G7 के 7 मुख्य सदस्य देश हैं, जिसमें EU ये परमानेंट मेंबर है। UNO अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा संघ है, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ है UNO, वो भी इसमें शामिल रहता है। इसके अलावा कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इसके पदेन सदस्य रहते हैं, वो पद से सदस्य रहते हैं। जब भी कभी इसकी मीटिंग बुलाई जाएगी तो ये सदस्य उसमें अनिवार्य रूप से रहते हैं। तो हमने EU बताया, UNO अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में IMF इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ और विश्व बैंक, ये सभी संस्थाएं जब भी जिस भी देश में, जिस भी मेजबान देश में ये संस्थाएं ये उस वहाँ मीटिंग होगी, ये संस्थाएं उसमें शामिल रहती हैं। इसके मुख्यालय की चर्चा कर लें, इसका अपना कोई मुख्यालय नहीं होता है। जिस देश में इसका सम्मेलन होगा वही मेजबान देश कहलाएगा और पूरे वर्ष भर वही मुख्यालय के रूप में काम करेगा। तो ये पूरा सिस्टम, ये इसका उद्देश्य है, ये इसकी कार्य पद्धति है। इस प्रकार से ये G7 का उद्देश्य और कार्य पद्धति हम लोग इजीली और आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको नोट्स बनाने के लिए हमने तमाम फिगर दे दिए हैं, तमाम फीचर दे दिए हैं। आपको समझने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में आसानी होगी। और अब हमारा अगला वीडियो आपको प्रॉपर मिलता रहे, इसलिए हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में या समझने में और सुविधा महसूस हो सके। थैंक यू।